Welcome students. This is the final lecture, means lecture 5 of your chapter electricity, and this one will be the last lecture. In this lecture we are going to solve the exercise, or actually I am little bored to teach you alone, so here is my partner in this lecture. He is Chechu and he will accompany me in this journey, okay, so that I will not be bored, okay, and meanwhile he can ask some questions also, okay. So keep listening, because the question he will ask will be very important as per your board aspects. So say hi to Chechu. तो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको ये जो वीडियोस हैं वो पूरे देखने हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस उनको आते हैं उनको वो स्किप कर जाते हैं, और जो क्वेश्चंस टफ लगते हैं या जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उन्हीं को वो लोग पूरा देखते हैं. बट आई एम सेइंग टू यू कि मैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निक होता है, कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम्स. कहाँ से कौन सा क्वेश्चंस बोर्ड आपको उठा के पूछ सकता है, तो उसके लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझें. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग. सो द फर्स्ट क्वेश्चन of your exercise is a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. Means a wire piece है, वो उसका रेजिस्टेंस R है. क्वेश्चन नंबर 1, एक वायर पीस है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5. तो हर एक का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका R/5, इसका भी R/5, इसका भी R/5, इसका भी R/5 एंड इसका भी R/5. वाई? बिकॉज R इज प्रोपोर्शनल टू L. जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. मींस जितना लेंथ होगा उतना रेजिस्टेंस होगा, तो जितना आप लेंथ कम करोगे रेजिस्टेंस भी उतना कम हो जाएगा. तो टोटल लेंथ अगर इसकी L है और उसको 5 पार्ट्स में आपने L/5 में डिवाइड कर दिया है, देन द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बिकम R/5. ठीक है. नाउ ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया. दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल. अब ये सारे जो पार्ट्स हैं वो आपके कैसे कनेक्ट कर दिए हैं, पैरेलल कनेक्ट कर दिए हैं इस तरीके से. ठीक है. 1 2 3 4 5. हर एक का रेजिस्टेंस कितना है? R/5 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 R/5. ठीक है. ये आपने पैरेलली इनको कनेक्ट किया हुआ है. इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है आपका? R' है. ओके. देन द रेशियो ऑफ R/R', R/R' का आपको रेशियो फाइंड करना है. तो इट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. सबसे पहले तो हम इसका R इक्विवेलेंट निकाल देंगे. ये आपका इनिशियल पे आपका R है और इसमें आपका ये R' है. दोनों का रेशियो पूछा है, तो स्टार्टिंग में R है, अब हमें R' निकालना है. तो R' क्या हो जाएगा? अब हम लोग जानते हैं R' क्या आपका R इक्विवेलेंट है. तो पैरेलल का आपका फॉर्मूला आपको पता है, 1/R1 इज इक्वल टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5. तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R. R एलसीएम आ जाएगा और ये सारे के सारे ऐड होके 25 हो जाएंगे. तो 1/R' इज इक्वल टू 25/R. तो R' कितना हो जाएगा आपका? R/25. तो R' कितना है आपका? R/25. तो अगर इसका रेशियो आपसे पूछेंगे तो R/R' कितना होगा? R/25. ये ऊपर चला जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, तो 25. तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर विल बी योर D, R/R'. अब देखो 25 ही आएगा. एक तरीके से अगर आप इसको ऑब्जेक्टिव की तरह ट्रीट करना चाहें तो कैसे हो सकता है? देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करना हो, तो क्या करोगे? पहला जो आंसर है वो है 1/50 1/25. एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ बिना इतना सारा तामझाम किए, सिर्फ जो आपके ऑप्शंस हैं उनको देखकर. तो
तो इसमें पहला ऑप्शन 1/25, तो R बाय R डैश 1/25 हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि R हमेशा ग्रेटर देन रहेगा R डैश से। क्यों? क्योंकि जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंसेस को तो आपका टोटल जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो आपका रिड्यूस हो जाता है मिनिमम से भी। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका मिनिमम से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब R/5 से भी कम हो जाएगा। तो ये 1/25 कब आएगा? जब R इज ग्रेटर देन, जब आपका R डैश इज ग्रेटर देन R होगा, और पैरेलल में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो R अपॉन R डैश इक्वल टू 1/25 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज R डैश विल नेवर बी ग्रेटर देन R, बिकॉज R डैश we are getting by combining all the resistances in parallel, and when we combine the resistances in parallel then the overall resistance get reduced। तो जो पहले रेजिस्टेंस था उससे कम ही रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, तो R डैश आपका R से हमेशा कम ही रहेगा, जबकि इसके हिसाब से R डैश ज्यादा हो रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका खत्म हो गया। दूसरा है आपका R अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1/5, ऑप्शन बी। तो 1/5 का मतलब अगेन वही चीज आ रही है, R डैश आपका ज्यादा है R से, तो ये भी नहीं होगा आपका, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। थर्ड आ रहा है आपका R बाय R डैश इज इक्वल टू 5। ठीक है, R आपका ग्रेटर देन आ रहा है R डैश से, लेकिन 5 टाइम्स आपका ग्रेटर आ रहा है उसके। तो 5 टाइम्स ग्रेटर का मतलब होगा आपका, आपने इन सभी को 5 भागों में डिवाइड कर दिया है R/5 इस तरीके से। तो सिर्फ अगर एक बार एक ही चीज लेते आप, मतलब अगर आप L/5 वाला सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस ले लोगे तो उसका आपका R/5 मिलेगा, तो उसके हिसाब से ही आपका ये चीज करेक्ट हो सकती है। समझ रहे हो कैसे? अगर आपने टोटल L लेंथ ली है और उसमें से सिर्फ L/5 का रेजिस्टेंस ही आप काउंट कर रहे हो, तो वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? R/5। उस केस में R अपॉन R डैश इज इक्वल टू 5 हो सकता है, क्योंकि R अपॉन R/5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा आपका। तो हम लोग पूरे का नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट का रेजिस्टेंस इसमें कंसीडर करोगे तब आपका ये चीज आएगा, लेकिन हमसे पूछा गया है पूरे का रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब है ये चीज भी गलत हो गई। तो बचा कौन सा आपका? फोर्थ D, तो वो आपका आंसर है। तो हमने ये सॉल्व करके भी आंसर देखा, इट इज ऑल्सो कमिंग 25, और हमने एलिमिनेशन मेथड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एलिमिनेशन मेथड। ये बहुत ही कारगर होता है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट, आपको ये सारी चीज़ें पता है, ठीक है, और आपको फास्ट करना है, क्योंकि एग्जाम्स में अब आपको पता है 20 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके MCQs टाइप आते हैं, 1 मार्क वाले क्वेश्चन। तो उनमें जितना आप टाइम बचा लोगे उतने आपको जो नेक्स्ट सेक्शंस हैं उसमें उतना टाइम आपको ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन इस चीज़ तक पहुँचने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पे मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है। इसको वही सॉल्व कर सकता है जिसको ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसके लिए आपको अपने आप को नरिश करना पड़ेगा। ओके, कॉन्सेप्ट पे आपको अपनी एक स्ट्रॉन्ग पकड़ बनानी पड़ेगी। ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट। जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको कौन सी चीज डिनोट नहीं करती है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इलेक्ट्रिक पावर को कौन सी चीज डिनोट करती है। तो हमें पता है VI डिनोट करता है, I² R डिनोट करता है, और V² अपॉन R डिनोट करता है। क्या होते हैं ये? 3 फॉर्मूलेज होते हैं आपके, 3 फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, VI, I² R, V² अपॉन R। इनमें से देख लो जो भी आपका तीनों में से नहीं आ रहा है, तो इसमें से ये चीज़ नहीं आ रही है, ऑप्शन बी IR²। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है आपके पास, इसकी रेटिंग क्या है? 220 वोल्ट पे ये वर्क करता है, और पावर कितनी है? 100 वॉट इस पे लिखी हुई है, 100 वॉट का है। तो जब इस पे आपका, अगर ठीक है, इस पे ये आपकी रेटिंग्स है, ये आपकी इस पे लिखा हुआ है कि इस पे वोल्टेज कितना होना चाहिए? 220 वोल्ट, और इसकी पावर क्या है? 100 वॉट। अब ये बोल रहा है कि व्हेन द वोल्टेज इज इक्वल टू 110 वोल्ट, तो जो पावर कंज्यूम्ड होगी वो क्या होगी? 110 वोल्ट। देन पावर कंज्यूम्ड आपको निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन बच्चे यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं।
अब एक चीज आप मेरे को ये बताओ सबसे पहले कि वोल्टेज दिया हुआ है और पावर दी हुई है, ठीक है, इसमें सिर्फ हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है। अब हम या तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो वहां से अपना क्वेश्चन हो सकता है जैसे P इज इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। V स्क्वायर कितना है आपका 220 इंटू 220 आ जाएगा, अपॉन P कितना है आपका 100, तो इन दोनों को तो 22 2 ज़ा 44, 22 2 ज़ा 44 और 48 ओम आ जाएगा, ठीक है, 484 ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है व्हेन द वोल्टेज इज 110, तो ये तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 484 ओम आ गया। तो पावर कंज्यूम कितने की, इसने पावर कितनी कंज्यूम की, अगर आपका 110 वोल्ट होगा तो सीधी सी बात है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर करना है आपको। वी स्क्वायर कितना है आपका 110, ये दिया हुआ है आपको 110 इंटू 110। अब आप चाहो तो देखो R को आप इसी फॉर्म में लिख सकते हो 22 इंटू 22 में, 484 में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो R इतना आया तो कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, ये इससे 2 टाइम्स, तो कितना 100 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 25 वॉट, ठीक है। बच्चे कहाँ पे आपका कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि वोल्टेज 220 वोल्ट किया हुआ है तो पावर भी आपकी कितनी कंज्यूम होगी, आधी कंज्यूम होगी। नहीं, क्योंकि पावर क्या होता है, पावर अगर आप गौर से देखोगे तो P इज इक्वल टू वी आई होता है। आपने वोल्टेज अगर आप हाफ कर दोगे, क्या कह रहा हूं मैं, वोल्टेज आप हाफ कर दोगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा। कैसे, बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, ठीक है। कीप फोकसिंग, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीजें आपको एग्जाम्स में दिखाई देंगी। वोल्टेज को हमने अगर हाफ करेंगे, प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस सेम, रेजिस्टेंस आपका सेम ही रहेगा। रेजिस्टेंस में आपको पता है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टिविटी, या हम बोल सकते हैं मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कोई आपको दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब रेजिस्टेंस आपका अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो जैसे ही मैं वोल्टेज को आधा करूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मानता हूं तो V इज प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा, मींस V/2 करने पे कितना मिलेगा मेरे को, I/2 मिलेगा। वोल्टेज अगर मैं हाफ कर दूंगा तो करंट भी हाफ हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI आपका इनिशियल है तो बाद में P डैश क्या हो जाएगा V/2 इंटू I/2, मतलब VI/4 हो जाएगा। और VI क्या था आपका ओरिजिनल, इसको मान लूँ मैं 100 वॉट है, इसको मान लूँ मैं 100 वॉट है ना आपका ओरिजिनल जो पावर है, दैट इज 100 वॉट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 100 वॉट डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 25 वॉट आ जाएगा P डैश। सिंपल है ना, देखो ये एक दूसरा तरीका है करने का। इसको कैसे किया आपने, इसमें आपके पास देखो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, आपको आती हैं चीज़ें, तो आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो। सिंपलेस्ट जो आपका सबसे आसान होगा, सबसे फास्ट होने वाला मेथड होगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए माइंड में। इसलिए बोलता हूँ रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, इम्प्लाई करना है चीज़ों को कि हम कैसे लेके आ रहे हैं, ओम्स लॉ से हम कैसे लेके आ रहे हैं। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, इसी से आपकी ये सारी चीज़ें भी आती हैं, जो पावर वगैरह होती है, हीट जनरेटेड होती है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में भी इनडायरेक्टली आपका ओम्स लॉ ही घुसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना सिंपल है, पावर होती है V इंटू आई। अब वोल्टेज को आप हाफ करोगे तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट भी हाफ हो जाएगा, तो इसका मतलब P डैश क्या हो जाएगा V/2 I/2 VI/4। VI कितना है इनिशियल 100, तो 25 वॉट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट, गॉट इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे मैं। फोर्थ क्वेश्चन, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, मतलब L और A दोनों का सेम है, ठीक है।
आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल, तो पहले तो वो कनेक्ट किए जाते हैं सीरीज में, ठीक है, और दूसरी बार कनेक्ट किए जाते हैं पैरेलल में। फटाफट फटाफट करेंगे। तो देखो सेम मटेरियल और इक्वल लेंथ और इक्वल डायमीटर का है, इसका मतलब क्या है, अगर इसको मैं आर मानता हूं तो ये भी मेरा आर ही हो जाएगा। सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे भी मैंने V वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है और यहां पे भी मैंने V वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। ये मेरा फर्स्ट सिनेरियो है, ये मेरा सेकंड सिनेरियो है। तो अब वो बोल रहा है द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, रेशियो मान लो इसमें H प्रोड्यूस होती है, इसमें H डैश प्रोड्यूस होती है, तो H अपॉन H डैश क्या होगा, इन दोनों का रेशियो उसने कैलकुलेट करने के लिए बोला है हमसे। कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये R है, ये भी R है, ये भी R है, तो इसमें आप करोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसको देखो, सीरीज के हिसाब से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा, ठीक है। हीट प्रोड्यूस्ड आपका क्या होता है, H इज इक्वल टू, अब करंट कितना जनरेट होगा, ये आपका I आ रहा है, तो अगर आपका सिर्फ अब हमें I की ज़रूरत ही नहीं है, हम कौन सा इसमें यूज कर सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू टी, ठीक है। पोटेंशियल आपका V है तो V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू टी आ जाएगा। सिमिलरली H डैश क्या हो जाएगा आपका, तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, इसके लिए R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R और R दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो R/2 हो जाएगा। तो R/2 के हिसाब से V स्क्वायर अपॉन, इसमें भी पोटेंशियल आपका कितना है, V है, तो इसका ओवरऑल हो जाएगा आपका R/2 तो इंटू टी, 2V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, तो H अपॉन H डैश क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ H कितना है, V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू टी, और H डैश कितना है, 2V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये सारी चीज़ें तो कट आ जाएंगी, क्या चीज़ बचेगी आपकी, 1/4। तो आंसर देख लो, आपको 1/4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं किसी सर्किट के अंदर, तो इन दोनों पॉइंट्स का मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना है तो मैं कैसे लगाऊंगा वोल्टमीटर को, पैरेलल में। तो आई विल या वी विल पैरेलली कनेक्ट द वोल्टमीटर अक्रॉस 2 पॉइंट्स टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स। ओके, सिंपल सा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm, कॉपर वायर का आपका डायमीटर कितना है, 0.5 mm क्या है ये डायमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है फॉर्मूला, तो पाई इंटू डी आपका, ये आपकी एसआई यूनिट नहीं है तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो अब कितने से डिवाइड करेंगे इसको, 1000 से, तो इसका मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर आपका डायमीटर हो जाएगा। कैसे समझाऊं इसको, 0.5 mm होता है 0.5 अपॉन 1000 मीटर, मीन्स अगर मैं उसको ऊपर लेके आऊँगा तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। तो 0.5 mm इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। मैंने स्टार्टिंग से कहा था कि एसआई यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एसआई यूनिट्स आपकी अगर नहीं दी हुई हैं किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, तो आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो पाई इंटू डी हो गया आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर अपॉन 4। चलो यहां तक हो गया अपना। अब बोल रहा है रेजिस्टिविटी आपकी इतनी है, रेजिस्टिविटी रो आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम, ये आपकी रेजिस्टिविटी दी हुई है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। आपसे पूछा है लेंथ कितनी होनी चाहिए अगर मेरे को इसका रेजिस्टेंस कितना बनाना है, 10 ओम बनाना है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। तो ये तो पहला वाला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि इफ डी को हम लोग डबल कर दें, डी डैश हो जाए आपका 2D, तो कितना आपका चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो पहले अपन लोग
इस चीज को कर लेते हैं। तो लेंथ पूछी है तो आपके पास फॉर्मूला तो है ही, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो आपका दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू लेंथ आपसे पूछी है डिवाइडेड बाय एरिया आपने निकाला ही है 525 इंटू 10⁻⁻8, वो ऊपर चला जाएगा 4, और ये आपको दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ अननोन है, इसमें आपका अननोन है L। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये तो कट ही रहा है, जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से आपका मीटर में लेंथ आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ से आपकी लेंथ आ गई। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं डायामीटर को डबल कर देता हूँ, तो डायामीटर को आपने डबल कर दिया तो क्या होगा, बोल रहा है कि रेजिस्टेंस आपका कैसे चेंज होगा। तो डायामीटर को अगर आप डबल कर दोगे तो जो आपका एरिया है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। एरिया आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो अगर मैं इसको 2D कर दूंगा तो ये मेरा R डैश क्या हो जाएगा, 4A हो जाएगा। ये A डैश क्या हो जाएगा मेरा, 4A हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, डी आपका डबल हो रहा है, मतलब 2D हो रहा है यहाँ पे, तो स्क्वायर होगा तो 4D स्क्वायर हो जाएगा। तो A आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, एरिया आपका 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, और एरिया आपका 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स कम हो जाएगा। क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल क्वेश्चन है। डू द कैलकुलेशन एट योर होम। अपने आप करिए कैलकुलेशन, आप अपने आप करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, कॉन्सेप्ट समझ के कैलकुलेशन आप करोगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट इज पावर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.6 हो गया ना अपना। ठीक है, 7th क्वेश्चन है। द वैल्यूज ऑफ करंट I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below। ये आपको दी हुई है, ये एम्पियर्स में आपकी वैल्यूज दी हुई हैं, ये आपकी वोल्ट्स में आपकी वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, 0.5 एम्पियर होता है जब आपका वोल्टेज 1.6 वोल्ट होता है। 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है जब आपका वोल्टेज 3.4 वोल्ट्स होता है। 2 एम्पियर करंट फ्लो करता है जब वोल्टेज 6.7 होता है। 3 एम्पियर करंट फ्लो करता है जब वोल्टेज 10.2 होता है, और 4 एम्पियर करंट फ्लो करता है जब वोल्टेज 13.2 वोल्ट्स होता है। तो प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में आए हुए हैं। सो कीप फोकसिंग, आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझना है ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको उसको गड़बड़ी नहीं हो। तो आपको ये चीज़ दी हुई है। अब आपको देखो, ग्राफ जब आप बनाते हो तो ग्राफ हमेशा 2 चीज़ों में बनता है, एक आपका y एक्सिस पे होती है, एक आपकी x एक्सिस पे होती है। ठीक है, इन दोनों में ही जो रिलेशन होता है वो किस में प्लॉट होता है, ग्राफ में प्लॉट होता है। तो हमें इन दोनों का रिलेशन यहाँ पे प्लॉट करना है, और हम लोग जानते हैं कि किससे, ओम्स लॉ से, कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। हम ओम्स लॉ से जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और अगर इस तरीके का किसी 2 क्वांटिटीज का रिलेशन होता है और उन दोनों के बीच में अगर आप ग्राफ बनाते हो तो वो ग्राफ कैसा आता है, आपका स्ट्रेट लाइन आता है। क्लियर? अगर कोई भी 2 क्वांटिटी इस तरीके से रिलेटेड है, मतलब वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अदर, देन इफ वी आर ड्राइंग द ग्राफ बिटवीन दीज 2 क्वांटिटीज, देन द ग्राफ विल बी लाइक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहां इसका मतलब है कि ये जो चीजें आपको दी हुई हैं वो स्ट्रेट लाइन ही आनी चाहिए। अब ये चीज अलग है कि देखो प्रैक्टिकली थोड़ी बॉडी आपकी इधर उधर चेंज हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? तो देखो, प्लॉट करो इसको आप। 0.5 अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे y एक्सिस पे क्या आएगा, देखो v इज इक्वल टू आई आर है, हमें r निकालना है, r क्या आ जाएगा, v अपॉन आई। तो v रखो आप y एक्सिस पे और i रखो आप
एक्स एक्सिस पे। क्लियर? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई है, तो हम वाई अपॉन एक्स करने के हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं ताकि हमें आर मिल जाए। क्या करेंगे हम लोग, वाई का जो डिफरेंस रहेगा वो एक्स के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। वो भी देखते हैं, क्लियर होगा आपका। तो 0.5 1 2 3 4, तो ऐसे अपन इसको कर लेते हैं। 0.5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, ऊपर क्या हो रहा है आपका 1.6, 3.4, जस्ट डबल, 6.7, 10.2 और 13.2 इस तरीके से है। अगर ये आपका इधर है 0.5, जब करंट फ्लो हो रहा है, जब वोल्टेज कितना था 1.6, जब आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज आपका 3.4, जब आपका 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज आपका 6.7 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट ग्राफ है क्योंकि ग्राफ पेपर पे आप ड्रॉ करोगे तो थोड़ा आसानी से ड्रॉ होगा। ठीक है, ये मेरा I है और ये मेरा V है। 3 आपका एम्पियर करंट है तो वो है आपका 10.2, तो इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे 10.2, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा अगर आप स्केल से इसको खींचोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। हो सकता है 1-2 पॉइंट इधर उधर हो। उसका रीज़न क्या है, ये पॉइंट्स आपके एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन पे क्यों नहीं आ रहे हैं? बिकॉज क्या होता है, जब आप रीडिंग लेते हो तो आप किसी भी रेजिस्टेंस को लगा के रखोगे इसके साथ में। ठीक है, और जैसे आप लगा के रखोगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो थोड़े टाइम ड्यूरेशन के बाद, बिकॉज इट हैज़ रेजिस्टेंस, इट विल हीट अप। ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस होने की वजह से आपस में जो आप इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टकरा रहे हैं किसके साथ, एटम्स के साथ में, तो आपकी कोलिजन हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। हीट जनरेट हो रहा है तो इसका टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो अगर ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन आती। तो ये भी एक क्वेश्चन बोर्ड में कॉन्सेप्चुअली आता है कि ऐसा क्यों हो जाता है। हम जो प्रैक्टिकली रीडिंग्स लेते हैं, वाई देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, कि आपका इस तरीके से देखो ना, लिटिल डिफरेंस क्यों आता है। ठीक है, अभी हम समझते हैं इसको और आगे। तो अब ये आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है, इसने पूछा है आपको रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको ये 2 फैक्ट्स दिए हुए हैं, रीडिंग्स दी हुई हैं, इनके बेसिस पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता है अगर हमने कोई ग्राफ प्लॉट कर लिया है तो इससे रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? ओम्स लॉ से आपको पता है R = V अपॉन I। इसका मतलब क्या है, ये आपका वोल्टेज है, इधर ये आपका करंट है। तो अगर मैं किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में, क्या ले लूं, पोटेंशियल का डिफरेंस ले लूं। इन 2 पॉइंट्स के बीच में मैंने करंट का डिफरेंस ले लिया, तो इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप मतलब थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा आपका स्लोप। tan थीटा क्या होगा आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये जो ग्राफ है उसके स्लोप को बोलते हैं हम लोग tan थीटा। यू हैव वेल रेड द स्लोप इन योर प्रीवियस क्लास, मीन्स इन द 9th क्लास, इन विच चैप्टर, इन मोशन चैप्टर, जब हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था किसका, वेलोसिटी का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन वी गॉट द स्लोप। वो स्लोप क्या था आपका tan थीटा, और वो एक क्वांटिटी आपको निकाल के दे देता था। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो क्या दे देगा आपको, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, और यहाँ से देख के बताओ मुझे डेल्टा V अपॉन डेल्टा I क्या होता है, R होता है। गॉट इट? तो ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया V और I के बीच में। ठीक है, उसको वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपकी, मोर और लेस पॉइंट सारे स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे। सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे क्यों नहीं आते हैं, बिकॉज हीट जनरेट होती है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस भी आपका फ्लक्चुएट कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपने स्लोप निकाला इस स्ट्रेट लाइन का। जो स्लोप होगा वो हर जगह पे सेम ही होगा ना। अगर मैं यहाँ पे भी स्लोप लूँ वो भी मेरा, यहाँ एंगल थीटा आएगा तो स्लोप मेरा tan थीटा आ जाएगा। तो हर एक जगह पे
आपको थीटा सेम ही मिलेगा तो स्लोप भी आपका सेम आएगा, मतलब रेजिस्टेंस आपका सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। अब मान के चलो अगर मैंने ये स्ट्रेट लाइन निकाल दी तो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ले लो, ये आपको ग्राफिकली करना है, ठीक है। मैं अभी यहाँ यहीं से आपको वर्बली बता देता हूँ कि अगर आपने इन 2 पॉइंट्स के बीच में अगर निकाला, देखो आप इन 2 पॉइंट्स के बीच में आपने निकालना है, ये पॉइंट लेने हैं और ये पॉइंट लेने हैं, तो आर कितना आ जाएगा आपका 3.4 माइनस 1.6 डिवाइडेड 1.0 माइनस 0.5। 3.4 माइनस 1.6 कितना होता है 1.8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 3.6 ओम के आसपास आएगा आपका। सही किया है ना हमने कैलकुलेशन। 3.4 में से 1.6 माइनस किया तो 1.8, ठीक है, और 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5 आ जाएगा। इस तरीके से आपका 3.6 आ गया ओम। इन दोनों के बीच में अगर हम निकाल के देखते हैं, ये आपका R1 मान लो, R2 मान के देखो, तो डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी निकालना है ना हमें। डेल्टा वी क्या है 6.7 माइनस 3.4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। 6.7 में से 3.4 गए तो 3.3 और 1, तो ये 3.3 ओम आ जाएगा। देखो लगभग सेम आ रहा है, 3.6 3.3 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये वाई दिस डिफरेंस इज कमिंग, बिकॉज ड्यू टू द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट हीट्स अप। इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर विल राइज एंड द रेजिस्टेंस चेंज। तो ये जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं आपकी, ये जो मैंने आपको समझाया, ऐसे आप आगे भी लोगे तो आपको थोड़ा बड़ा चेंज आएगा, लेकिन आएगा सब इसी रेंज में, 3.6 3.3 3.2 3.4 इसी रेंज में आएगा। बट लिटिल बिट डिफरेंस, तो आप जब प्लॉट करोगे ग्राफ पे तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत इधर आएंगे। तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करते हुए स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ठीक है। तो वो आपकी स्ट्रेट लाइन जो है होगी, उसका जो स्लोप आपको मिलेगा वो आपका क्या आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें से ऐसे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, क्या बोलते हैं, ये आपका फैक्ट्स दिए हुए हैं, रीडिंग्स दी हुई हैं, उसके बेसिस पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करके आपको रेजिस्टेंस निकालना है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वाई द चेंजेस इन द रीडिंग्स आर कमिंग, कि आपका जो आर है, अगर मैं इन 2 रीडिंग्स को लेके आर निकालता हूं तो मेरा आर ये आता है, इन 2 रीडिंग्स को लेके निकालता हूं तो आर मेरा ये आता है, जबकि आर मेरा सेम आना चाहिए था, बिकॉज रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहता है। पर ये कांस्टेंट कब रहता है, मैंने आपको बताया था, व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स सेम। लेकिन टेम्परेचर आपका यहाँ पे सेम नहीं रह सकता जब आप प्रैक्टिकल करते हो, करंट आप कंटिन्यूस पास करते हो, करंट हर चीज़ थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाती है, अगर उसमें से करंट पास होता है तो टेम्परेचर तो राइज होता है, इस वजह से ये आपकी सेम नहीं आती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा, इसमें से 2-3 अच्छे क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो अगर आपने इस पे पूरा अच्छे से फोकस किया तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपका ये यूज होता है। 8th क्वेश्चन है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज ए करंट 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट। मीन्स एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है किसी सर्किट के अंदर, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस हमको पता नहीं है, आर यहाँ पे लगा हुआ है। तो करंट कितना पास हो रहा है इसमें से 2.5 मिली एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई आपका फ्लो हो रहा है 2.5 मिली एम्पियर, तो सबसे पहले तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मिली का मतलब 10⁻³ तो 25 इंटू 10⁴ एम्पियर आ जाएगा। पॉइंट हटा के मैंने एक और माइनस वाली पावर बढ़ा दी। वोल्टेज आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो हम जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, ये सब लिख लेना, V = IR, तो R = V/I, तो 12/25 इंटू 10⁻⁴, तो 12 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 25। तो आप इसका आंसर कैलकुलेट कर लेना और निकाल लेना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल सा क्वेश्चन है।
अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर्स। एक 9 वोल्ट की बैटरी है, वो कनेक्ट हो रही है सीरीज में, किसके साथ में? कितने हैं रेजिस्टेंसेस? 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम। इतने सारे रेजिस्टेंसेस के साथ में कनेक्टेड है। पूछा है इस वाला, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसमें आई क्या होगी? तो देखो कॉन्सेप्चुअल, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि जो इन सारे रेजिस्टेंस में होगा वही आई इसमें भी फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज में करंट कैसा रहता है? सेम, क्योंकि वायर एक ही है, वायर एक ही है तो करंट भी आपका सेम फ्लो करेगा। ठीक है, करंट आपका सेम फ्लो करेगा। तो सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो, सभी सीरीज में तो सभी को ऐड करना पड़ेगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 और 3 12 तो 14, 1.4 प्लस 12 तो ये 13.4 ओम आ जाएगा। एक बार ये आ गया तो आपको ओम्स लॉ लगाना ही है। ओम्स लॉ लगाओगे तो V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन आर। वोल्टेज है 9 वोल्ट और R है आपका 13.4 वोल्ट। यहाँ से आपका एम्पियर में करंट आ जाएगा। डू द कैलकुलेशन एंड एक्सट्रैक्ट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, करंट 12 ओम में से वही पास होगा जो बाकी में से पास होगा, क्योंकि वायर एक ही है तो करंट आपका सेम फ्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कितनी आपकी क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे, आपके 18 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लेते हैं, फिर बाकी जो फर्दर 8 क्वेश्चंस बचेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो ये पार्ट 1 कर देते हैं इसको, एल लेक्चर 5 का पार्ट 1 और लेक्चर 5 का पार्ट 2 कर देंगे उसको। तो क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। 220 वोल्ट आपकी लाइन है। अब ऐसे मानो, ऐसा भी बना ही देता हूँ, मेरे को भी अच्छा लगेगा। 176 के पैरेलल ये आपके कितने लगने चाहिए? कितने मेरे को नहीं पता, कितने मेरे को नहीं पता कितने रेजिस्टेंसेस आपके लगे हुए हैं। एक रेजिस्टेंस का कितना है? 176, सारे 176 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 220 वोल्ट की लाइन से, सो दैट करंट कितना पास करे उसमें से? 5 एम्पियर। बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है? कितने 176 ओम के रेजिस्टेंसेस में लगाऊं इस लाइन पे कि मेरा करंट कितना फ्लो हो जाए? 5 एम्पियर। इसका मतलब क्या है? इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, मान लो लेट N आर द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। कनेक्टेड इन पैरेलल, एन रजिस्टर्स आपके कनेक्टेड हो रहे हैं पैरेलल में, तो 1/R कितना हो जाएगा? अब आपको पता है 1/176 प्लस 1/176, ऐसे कहाँ तक जाना है आपको? n तक जाना है। ये आपके कितने हो जाएंगे? n तक, तो 1/176। 176 आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 + 1 कितने टोटल? कितने? n। क्लियर? कैसे किया हमने? एक का आपका रेजिस्टेंस है 176, पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। कितने हैं ऐसे? n मान के चल रहे हैं हम, n रजिस्टर्स हमने लगाए हुए हैं, तो कितना आ जाएगा आपका? ये आपका एलसीएम। तो ये सारे 1 + 1 + 1 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? n आ जाएगा। तो RP कितना आ जाएगा? 176/n। ये इतना आ गया आपका। अब हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट और RP आपके पास 1 और ये है, तो क्या चीज़ बच रही है अब? ओम्स लॉ। इंपॉर्टेंट है, देखो कितना सभी में ओम्स लॉ ही काम में आ रहा है। V = IRP। V है आपका 220, I कितनी है आपकी? 5 एम्पियर हमको जनरेट करवाना है, और ये है आपका 176/n।
तो n की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 5 इंटू 176/220। तो अब आप काटा फांसी करना है इसमें। कैसे करोगे काटा फांसी? 11 से देखो, 11 1 जा 11 बचे 6, 11 6 जा 66, इससे करोगे तो 11 2 जा 20 4 4, तो n इज इक्वल टू 4। तो 4 रजिस्टर्स आपको लगाने हैं, जिससे कि आपको कितना करंट मिलेगा? 5 एम्पियर का करंट मिलेगा। कब? जब आप उस चारों रजिस्टर्स को 220 वोल्ट की लाइन पे या सोर्स से कनेक्ट करोगे। सिंपल है। और भी इसका मेथड है करने का। कैसे? देखो, एक अल्टरनेट मेथड भी बता देता हूँ। अल्टरनेट मेथड में क्या होगा, आपको पता है आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ये आई करंट क्या होगा? सभी में डिवाइड होगा इक्वली, क्योंकि सभी इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं। तो मान लो अगर मैं n रेजिस्टेंसेज यहाँ पे मैं लगाता हूँ, तो आई करंट क्या हो जाएगा? इसमें I/N, सभी में I/N हो जाएगा। सभी में क्या होगा? I/N करंट उसमें फ्लो करेगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं आ रहा ना इसमें? चलो अच्छे से कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो ये चीज़। ये तो एक मेथड हो गया। ये तो आपका एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड है, वो भी बहुत प्यारा मेथड है, ऑल्टरनेटिव मेथड। आप जानते हो जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो करंट कैसे डिवाइड होगा? रेजिस्टेंस के हिसाब से डिवाइड होगा, बिकॉज I इज V इज इक्वल टू IR, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर वोल्टेज आपकी कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट ही है ना सभी के लिए, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना I होगा उतना आपका करंट कम हो जाएगा। जितना आपका रेजिस्टेंस होगा उतना करंट उसमें कम जाएगा। मींस करंट आपका यहां से जा रहा है, अब ये इन सारे के सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं मान के चल रहा हूं मैंने n रजिस्टर्स लगाए हैं, तो टोटल करंट कितना है? I है, तो हर एक में कितना डिवाइड हो जाएगा? I/N, 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 I/N। मतलब ऐसे चलता जाएगा। ये मेरे को नहीं पता कितने मैंने लगाए हुए हैं, मैंने मान लिया n पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा करंट, सभी में इक्वली जाएगा। फिर यहाँ से ये सभी बाहर निकलेगा तो ये I आ जाएगा। सभी को आप ऐड करोगे तो I/N प्लस I/N प्लस I/N, ऐसे करते करते सभी I रह जाएगा। ठीक है, तो एक में कितना गया करंट? I/N फॉर वन रजिस्टर। वन रजिस्टर में देख रहे हैं, तो वन रजिस्टर में I डैश कितना है आपका? I/N। रेजिस्टेंस कितना है उस रजिस्टर का? 176। और वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। किसी एक रजिस्टर को पकड़ो, उसमें करंट कितना है? I/N, क्योंकि पूरा जो I है वो n में डिवाइड होके हर एक में I/N गया हुआ है, तो I/N। दूसरा आपका उसमें उसका रेजिस्टेंस क्या है? 176 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस क्या है? 220 वोल्ट, सभी के लिए सेम है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ आ गया, V इज इक्वल टू IR। ये हम सिर्फ एक रजिस्टर के लिए लगा रहे हैं, तो V क्या हो जाएगा आपका? 220। I क्या हो जाएगा आपका? I डैश, इसके लिए I डैश R हो जाएगा ना, तो I/N। और ये क्या है? 176। तो N क्या हो जाएगा आपका? I क्या था इसमें? N इज इक्वल टू I है 5 एम्पियर, 176/220। ठीक है, वही 16 टाइम्स, ये 20 टाइम्स 4। कैसा रहा? क्लियर? वो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के किया था, उससे भी आंसर मेरा 4 ओम आ रहा था। ये मैंने सिर्फ करंट को डिवाइड करके एक रजिस्टर को देखा है मैंने, उससे भी मेरा यही चीज़ आ रही है। तो ये दो मेथड्स हैं, आप दोनों मेथड्स में से जो आपको पसंद लगे उसको आप लोग कर सकते हैं। तो गाइज ये आपके 10 क्वेश्चंस तक हमने कवर किए हैं, अप टू 10। और क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक वी विल कवर लेक्चर नंबर 5 के पार्ट 2 में। ठीक है, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप करते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। हमने कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ा है इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता हो। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हमने एस्केप नहीं किया, हमने एक एक चीज़ देखी है। तो आप प्लीज़ जिसने नहीं पढ़ा है वो
पिछले वाले लेक्चर्स में जाओ और रिवाइज करो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, इंटेस्ट क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज करो, और हम लोग जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चंस होंगे वी विल ट्राई कि हम लोग उसको बाद में कर लें, क्योंकि इसके बाद मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करने वाला हूँ इस चैप्टर के बाद। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका उसमें ये कवर हो जाएगा आपका एक्सरसाइज, उसके आगे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो कीप स्टडिंग एंड घर पे ही रहो, बाहर निकलने की होशियारी मत दिखाना। बाहर से कोई भी सामान अगर लेकर आते हो देन प्लीज़ सैनिटाइज दैट, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी आप बोर्ड्स में अच्छा कर पाओगे। ओके, ऑल द बेस्ट।